ऐसा हो गया कि आज हम लोग हर तरह से बर्बाद हो गए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे। घर में पानी घुस गई बा, लड़का सन के खाए के दिक्कत होता। मौसम की मार, जनता लाचार। देश भर में लगातार मौसम की मार का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव तक पानी में डूबे दिख रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो रहे हैं और आए दिन मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहले से ही कोरोना की मार झेल रही दुनिया पर अब प्रकृति का प्रकोप भी दिखने लगा है, लेकिन जनता के पास मौसम की इस मार को झेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट दिया है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों के रास्ते ठप हैं। वहीं पहाड़ों पर बनी बस्तियों की भी हालत खराब है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां पहाड़ और जमीन खिसकने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे ही एक रास्ते पर पेड़ गिरने के बाद एक बाइक सवार फंस गया, जिसके बाद लोगों की मदद से उसने अपनी बाइक को किसी तरह पहाड़ पर चढ़ाकर गिरे हुए पेड़ के दूसरी तरफ तक पहुंचाया। इस जगह और भी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। कहीं पुल टूटकर नाले में गिर गया तो कहीं कार पानी में डूबी दिखी। इसके अलावा इलाके का एक और बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिरता नजर आया। इतना ही नहीं, एक घर में तो इतना पानी भर गया कि घर का सामान पानी में तैरता दिख रहा है। कुल मिलाकर यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग और बारिश होने का अनुमान जता रहा है, जिससे भारी तबाही का खतरा अब लोगों पर मंडरा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बाइक जो है वो यहाँ मलबा गिरने की वजह से बीच रास्ते में ही फंस गया। पुल टूटा हुआ सा नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना है कि पुल को भी अपने साथ पानी बहाता हुआ ले जा रहा है। बीच रास्ते में ही मिट्टी में ये कार जो है वो दब गई, क्योंकि अचानक से पहाड़ खिसकने की तस्वीरें भी आ रही हैं। वहीं जड़ से एक पेड़ जो है वो उखड़कर गिर गया है। वहीं लोगों के घरों का जरा हाल देखिए। घर के अंदर पानी भरने की वजह से सामान तैरते नजर आ रहे हैं। लोग किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं इस पानी के बीच से, और ये स्थिति अभी कुछ दिन और बनी रहने वाली है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी जो है वो उफान पर है, जिससे नदी का पानी सड़क पर आ चुका है। कई दर्जन सड़कें बंद पड़ी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बंद सड़कों से मलबे को हटाने के लिए मशीन भेजी है। साथ ही कई मकानों को भी भारी नुकसान से बचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार यानी 13 और 14 अगस्त को यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। यानी अगर और बारिश होती तो स्थिति क्या होगी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। नदियां उफान पर अभी से हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ जो है वो सड़क पर गिर रहे हैं और उसकी वजह से सड़क पे मलबा भर जा रहा है। लोग यहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। खतरा भी मंडरा रहा है कि कभी भी उस रास्ते पर से पहाड़ गिर सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है। वहीं नदियों के उफान की होने की वजह से अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर गुजर बसर करना लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। गंगा में पानी खतरे के निशान के ऊपर चला गया। यहाँ उफान पर बह रही गंगा नदी की वजह से आसपास गंगा घाट पूरी तरह पानी में डूबा दिख रहा है। पानी इतना बढ़ गया कि यहाँ की मशहूर जो शिव मूर्ति आप देख रहे थे वो भी पानी में समाई हुई दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, मैदानी इलाकों पर भी गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर अब पड़ने लगा है। गंगा में बढ़ता जल स्तर इस समय खतरे की घंटी के पार हो चुका है और इसका सीधा असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पड़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं परमार्थ निकेतन के घाट पर, जहां शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा ऊपर है गंगा के जल स्तर से, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है।
तो ये दो तस्वीरें, गंगा नदी एक तरफ देखिए उफान पर है, वहीं सरयू नदी ने जो तबाही मचाई है वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रही होंगी। कई नदियां वहां पर जो हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट है कि कुछ दिन अभी बारिश और हो सकती है, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो पानी का स्तर स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा और लोगों के लिए चुनौती भी इसी के साथ बढ़ जाएगी। वैसे मौसम की मार इंसान ही नहीं जानवर भी झेल रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी के तेज बहाव में गाय फंस गई है, जिसे पुलिस के जवान ने बचा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पहले गाय को रस्सी से बांधा, जिसके बाद दूसरे छोर पर खड़े बाकी पुलिसकर्मियों ने उसे पूरी मशक्कत के साथ किनारे की तरफ खींचना शुरू किया। गाय का वजन और पानी के तेज बहाव की वजह से गाय को बचाने का काम आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के जवानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर आखिरकार गाय को बचा लिया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर एक गाय पानी के बीच में फंसी हुई, और ऐसे में पुलिस के जवान इस गाय को वक्त रहते देख लेते हैं और फिर कोशिश शुरू होती है इस गाय को पानी से बाहर निकालने की। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पानी का बहाव आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कितना तेज ये बहाव। ऐसे में कोशिश की गई कि रस्सी से पहले उस गाय को बांधा गया और उसके बाद लोगों ने उस गाय को खींचना शुरू किया, लेकिन क्योंकि गाय का वजन ज्यादा था, पानी का बहाव तेज था, इसलिए ये बहुत आसान भी नहीं था। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गाय को बचा लिया गया। वहीं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के छपरा की, जहां पर बाढ़ की वजह से एक मकान जो है वो जमींदोज हो गया। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाढ़ के पानी में मकान चंद सेकंड में ही धराशायी होता दिखा। इस घटना के बाद वहां धूल का गुब्बार छा गया, जिसके बाद वहां हर तरफ मकान का मलबा पड़ा नजर आया। इस हादसे की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें मकान के पास से बाढ़ का पानी तेजी से बहता दिख रहा है। थोड़ी देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। हालांकि मकान के मालिक का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से प्रशासन से अपने घर को बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसका मकान जमींदोज हो गया। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा, उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दे रहा है, और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी अब गिरने का खतरा मंडराता जा रहा है। वहीं ये तस्वीर भी छपरा की है। छपरा से जगह जगह से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। छपरा के एक इलाके में सड़क किनारे देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिससे पेड़ के बगल में बने घर को भी खासा नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, इस पेड़ के गिरने से इलाके की बिजली भी काफी देर तक गुल रही। हालांकि पेड़ जो है वो पूरी तरीके से उखड़कर मकान पर ही गिरता है। मकान के जिस हिस्से पर गिरा वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ये दो तस्वीरें छपरा के अलग अलग इलाकों की, जहां पर कटान की वजह से, पानी के तेज बहाव की वजह से एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वहीं दूसरी तरफ छपरा में ही एक पेड़ जो है वो जड़ से उखड़कर एक मकान पर गिरता है और मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वही अब जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं बिहार की है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। इलाकों में चारों तरफ नजर जहां तक आपकी जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ दूर दूर तक कच्चे पक्के मकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आम रास्ते पानी से ऐसे ढक गए हैं कि मानो कोई सड़क ना हो, वहां पर कोई नदी बह रही हो। चारों तरफ पानी भरने से पूरा का पूरा गाँव नदी में तब्दील हो गया। ऐसे में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बिहार में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हो चुकी है। बाढ़ से घिरे होने की वजह से वहां के कई गांव के लोग जरूरत पड़ने पर अस्पताल अब नहीं जा सकते हैं, और इसी परेशानी का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की, जो बाढ़ से जूझ रहे गाँव में घूम घूम कर जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती नजर आई। छोटी मोटी बीमारी होने पर
किसी भी मरीज का घर बैठे ही इलाज किया जा सके, इसके लिए ये बोट एम्बुलेंस दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस है। यही जो तस्वीर आप दरभंगा की देख रहे हैं, यहाँ पर मकान में ही लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल नहीं जा सकता। इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए यहाँ बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। वहीं बिहार में एक पुल के उद्घाटन के साथ ही सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार ने जिस पुल का उद्घाटन किया उससे जोड़ने वाली सड़क पर काम पूरा ना होने की बात सामने आई है। गोपालगंज में बंगरा घाट महासेतु का सीएम नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया और पुल से 5 किलोमीटर दूर इससे जुड़ी एक सड़क पानी में बह गई, जिसको सुधारने की कोशिश कई दिनों से चल रही है। लेकिन आरोप है कि बिना काम पूरा किए ही नीतीश ने इसका उद्घाटन कर दिया। पानी में बही इस सड़क में खराब सामान के इस्तेमाल का भी आरोप लग रहा है। तो ये दो तस्वीरें, आज ही नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ था, जल्दबाजी में इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद जो सड़क है वो पानी में बह गई। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो माल इसको सड़क को बनाने में इस्तेमाल किया गया था वो भी घटिया क्वालिटी का था। हम खड़े हैं गोपालगंज में जो बंगरा घाट महासेतु है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन करना है। लेकिन उद्घाटन करने से कुछ घंटे पहले ही आप देखेंगे कि ये जो अप्रोच पथ है बंगरा घाट महासेतु से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर ये अप्रोच पथ है जो पूरी तरह से जो ध्वस्त हो गया है। और बताया जा रहा है कि जो गंडक का जो जलस्तर लगातार बढ़ा था और जो बांध टूटा था उसके बाद से जो है अप्रोच पथ ये ध्वस्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ध्वस्त अप्रोच पथ को आनन फानन में इसका जो रिपेयरिंग है वो करने का काम शुरू की गई है ताकि इसे मोटरेबल किया जा सके। और मुख्यमंत्री को इसको उद्घाटन करना है। उद्घाटन करने से पहले जो ये बंगरा घाट महासेतु है उसका जो अप्रोच पथ है ये जो ध्वस्त हुआ है, तो इसका जो ग्रामीण है वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि घटिया जो है यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और जो सड़क जगह जगह टूट रही है। लेकिन ये जो अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ है तो इसके ध्वस्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री को इसकी सूचना नहीं दी गई और अधिकारी जो है उनसे उद्घाटन करवाना चाह रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले एक वीडियो ट्वीट किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। जवाब में जेडीयू ने नेपाल से अचानक आए पानी को जिम्मेदार ठहराते हुए अब सब कुछ ठीक होने का दावा किया। तो इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं। आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है। और हम लोगों ने कई बार सवाल पूछा लेकिन सरकार जो है कन्नी काटने का काम किया। नेपाल में जो बारिश हुई और बिहार में भी 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा बारिश का पानी जमा हुआ है। अकेले नेपाल से 4.36 क्यूसेक वाटर रिलीज हुआ। ये 1987 और 2017 में जो उच्चतम जल स्तर रहा है उससे ज़्यादा है। और निर्माण को, मूल ढांचे को कोई असर नहीं हुआ है। अप्रोच को अगर क्षति पहुंची तो उसकी मरम्मती करा ली गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़े हुए। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को कभी क्लीन चिट नहीं दी थी। रिया मुंबई पुलिस के शक के दायरे में बनी हुई थी और उसी को लेकर जांच जारी थी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जांच की हर बात जाहिर करना जरूरी नहीं था। जांच के दौरान डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया के जिन कॉल रिकॉर्ड्स पर मीडिया में चर्चा हो रही है वो इसी जांच से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रिया को लेकर इस पूरे मामले में उसकी बराबर जांच जारी थी।
तो मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दी है कि कभी भी रिया को उन्होंने अपनी जांच में क्लीन चिट नहीं दी और उनके साथ ही साथ ये भी कहना है कि जांच की हर बात जाहिर करना जरूरी नहीं था, इसलिए मुंबई पुलिस ने चीजों को स्पष्ट उस वक्त नहीं किया। जांच के दौरान डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया के जिन कॉल रिकॉर्ड पर मीडिया पर चर्चा हो रही है वो भी इसी जांच से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुंबई पुलिस के सूत्रों का दावा है। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, जिन कॉल रिकॉर्ड्स की चर्चा मुंबई पुलिस की तरफ से कही जा रही है, इसमें तो ये भी बात सामने आ रही थी कि सुशांत की सुसाइड से पहले रिया पुलिस के संपर्क में थी। जी, इस पूरे मामले में देखा जाए तो 14 जून को जब आत्महत्या कर ली थी सुशांत सिंह राजपूत ने और 19 जून को उनका बयान दर्ज किया गया था। उसके बाद 21 जून को अभिषेक त्रिमुखे ने रिया से बातचीत की थी और जो ये कॉल रिकॉर्ड सुबह का सामने आए हैं जिसको लेकर संदेह जताया जा रहा था, उसके ऊपर मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि इससे संदेह नहीं बल्कि हमने रिया को कभी कोई क्लीन चिट दी ही नहीं थी, लिहाजा ये कॉल उसी के तहत जानकारी मांगने के लिए जो है रिया को किए गए हुए थे। इसके अलावा अभिषेक त्रिमुखे का जो एक मैसेज देखा गया, वो मैसेज भी उन्होंने डीसीपी जोन 9 का जो है वो एक ईमेल आईडी शेयर किया हुआ था और साफ तौर पर कहा था कि जो बातें बयान में नहीं आई हैं और जिन बातों को लेकर कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को लेकर और बाकी उनकी निजी जिंदगी को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, अगर उनके बारे में आप बताने में हिचकिचा रही हैं तो इस मेल आईडी पर आप वो जानकारी साझा करें। लिहाजा ये उसी के तहत की गई बातचीत थी। 2 दिनों तक रिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया इस मैसेज के बाद, तब जाकर अभिषेक त्रिमुखे ने उन्हें वापस फोन किया था और इसके बाद उनसे केस से जुड़ी हुई जानकारी साझा करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करती हैं तो ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए वापस भी बुलाया जा सकता है। लिहाजा रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को एक मेल किया था और उसमें केस से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां साझा की थी जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। तो मुंबई पुलिस का साफ तौर पर इसी को लेकर आधार बनाकर कहना है कि उन्होंने कभी रिया को कोई क्लीन चिट नहीं दी थी बल्कि वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ जारी थी, उनसे बातचीत जारी थी और चीजों को खंगाला जा रहा था। जी, उधर बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होने के बाद भड़की हिंसा और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट पर यह हिंसा भड़की, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया और इससे पहले गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर को भी निशाने पर लिया और पुलिस थाने पर भी धावा बोला। भीड़ के हमले में 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 145 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 नेताओं को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बीजेपी ने एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग की है। तो ये 5 तस्वीरें पुलिस स्टेशन पर जिस तरीके से हमला हुआ, साथ ही साथ एमएलए के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिसके घर पर भी आगजनी हुई। वहीं कई ऐसे नेता हैं जिनको भी गिरफ्तार किया गया है जो कि एसडीपीआई के नेता हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ हो रही है। सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के बाद भड़की हिंसा में पूरा बेंगलुरु शहर उबल पड़ा, जिसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। बताया गया कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट के बाद यह हिंसा भड़की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर जमकर आगजनी की। यही नहीं, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला। बताया गया कि भीड़ के हमले में करीब 60 पुलिस वाले घायल हुए। इसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी कांग्रेस एमएलए के रिश्तेदार को गिरफ्तार करने का भी दावा किया और हिंसा के आरोप में 145 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रात की घटना पुलिस एक्शन के बाद में वहीं पर रुक गई। उसके बाद में पूरी परिस्थिति उस एरिया में, उस क्षेत्र में पुलिस के कार्रवाई के बाद में पूरे कंट्रोल में है। किसी तरह की कोई अहित की घटना नहीं हुई है। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन सबको केस के तहत कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और जिस आदमी के फेसबुक में पोस्ट करने की वजह से समस्या शुरू हुई थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी भी जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया, वो भी चल रही है। 3 लोगों की वो हुई है, डेथ हुई है। उसका प्रोसीजर जो है वो आगे चलेगा।
ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट सब खड़ा था, तो हमारे वक्त सब मारे, तो from the police it is no fault, from the public it is a fault. Also no, we have to support her because I am from DJLD. कल रात के हादसे के बाद यहाँ पे डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन में मैं अभी मौजूद हूँ। आपको दिखाई दे सकता है कि कितना यहाँ पे वायलेंस हुआ है, वैंडलिज्म हुआ है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ दी गई, स्टोन आग लगा दी गई। और अभी इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है कि 110 पीपल को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की मौत भी हुई है इस पूरे कांड के थ्रू। अभी जो हमें बताया जा रहा है कि एसडीपीआई की जो मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, उनकी भी क्वेश्चनिंग हो रही है और पॉलिटिकल एंगल से भी ये इन्वेस्टिगेशन को देखा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा कांड जो शुरू हो गया वो एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जो कि पुलकेशी नगर के एमएलए यहाँ के, उसके किसी रिश्तेदार के एक फेसबुक पोस्ट की वजह से जो पूरा मामला गंभीर हुआ था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस वक्त तो पॉलिटिकल एंगल से लेके दूसरे यहाँ पे जिन्होंने भी फेसबुक पोस्ट लगाई थी उन सब की जानकारी होगी डिटेल से। पर अभी इस वक्त हमें ये भी बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 60 पुलिस पर्सन जो थे उनको उनकी गंभीर से इंजरीज हुई थी और वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में है। अभी इस वक्त सेक्शन 144 भी लागू किया गया है। डीजी हल्ली और केजी हल्ली जो कि बेंगलुरु ईस्ट में आता है, वहाँ पे सेक्शन 144 लागू किया गया है और 1500 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट भी की गई है इन दोनों एरियाज़ में। तो इस वक्त सिचुएशन हालात गंभीर से यहाँ पे इतने जो पुलिस पर्सनल को लगाया गया है, तो सिचुएशन हाथ में आई है। जो कि चीफ मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि ऐसे रूमर्स को बिल्कुल से लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए और लॉ को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो जो जानकारी मिल रही है कि इसमें 3 लोग मारे गए हैं, हालांकि 145 लोगों को बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया है। 11 अगस्त की देखिए एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हालांकि बेंगलुरु में एक दिन पहले भड़की हिंसा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गुस्साई भीड़ शहर में तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है। तो 2 तस्वीरें जहां पर लोग नजर आ रहे हैं लाठी डंडों के साथ और यहां जमकर तोड़फोड़ करते हुए। बेंगलुरु में हिंसा भड़काने और पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में पुलिस ने एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 नेताओं को गिरफ्तार करने का दावा किया। इन दोनों पर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़ को उकसाने का आरोप है। तो एसडीपीआई के 2 नेता गिरफ्तार किए गए हैं क्योंकि उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि भीड़ को, दरअसल जब भीड़ काफी गुस्साई हुई, वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रही थी, तो ऐसे में एसडीपीआई के ये 2 नेता उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ और ज्यादा नाराज और गुस्साई हुई होकर काफी तोड़फोड़ करती है।